पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के 140 करोड़ भारतीयों ने क्लास लगा दी। वो तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के वक्त भारतीयों को तुर्की का स्टैंड रास नहीं आया। दरअसल 7 से 10 मई तक चले तनाव में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके ड्रोन से पाकिस्तान भारत में नापाक हरकतें कराता था। एक और जगह जहां तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा तो भारत रूस के हथियार S-400 के दम पर अपने दुश्मन को मात दे दिया। ऐसे में अब ये जानना अहम हो जाता है कि भारत के दुश्मन बनकर सामने आए तुर्की के रूस से कैसे संबंध है। दोनों देशों के रिश्ते को समझने से पहले हमें तुर्की का भारत को लेकर रुख देखना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले कई मौकों पर वो कश्मीर पर पाकिस्तान को कंधा देता आया है, लेकिन हर बार उसे भारत ने अपने जवाब से चुप करा दिया है। एर्दोगन दरअसल मुस्लिम देशों के नेता बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कश्मीर की आवाज उठाकर वो पाकिस्तान के साथ अन्य मुस्लिम देशों का भी समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। सऊदी अरब, यूएई जैसे बड़े मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत के इन दोनों देशों से संबंध और मजबूत हुए हैं। ऐसे में एर्दोगन कूटनीति के मैदान में परास्त होने के बाद जंग के मैदान में पाकिस्तान का साथ देने उतर आए और यहां भी उनकी बेइज्जती हो गई। अब आते हैं तुर्की और रूस के संबंधों पर। दोनों ही देशों पर ऐसे नेताओं का शासन है जो अकेले ही अपनी मौजूदा नीतियों को अचानक बदल सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत आर्थिक दूरी ना बनाए, यानी दोनों का रिश्ता बहुत दूर का नहीं है और बहुत पास का भी नहीं है। इस चीज को हम रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की के स्टैंड से समझना होगा। दोनों देश के बीच लड़ाई में तुर्की यूक्रेन को ड्रोन और अन्य कई नीतियों में पुतिन को खुश करके बैलेंस बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि एर्दोगन के दौर से संतुलन बनाया जा रहा है। इस्तांबुल 1920 के दशक में रूसी प्रवासियों के लिए एक शरण स्थली था और तुर्की 1917 में यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक और फिर 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। सांस्कृतिक आदान प्रदान और इंटरमैरिज से दोनों देशों के लोग करीब आए। तुर्की में ना तो रूसियों और ना ही यूक्रेनियों की छवि नकारात्मक रही। यूक्रेन से जंग में जब पश्चिम के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे तब तुर्की उसके साथ खड़ा था। वो रूस के साथ सामान्य रूप से व्यापार जारी रखा। यही नहीं, उसने अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी बिजनेस को बनाए रखा। 2023 में तो तुर्की और रूस का व्यापार बढ़ गया। 2023 में तुर्की ने रूसी ईंधन उत्पादों की खरीद में 2022 की तुलना में 105% की वृद्धि की। हालांकि अमेरिका को तुर्की ने चेतावनी दी कि अगर वो रूस के साथ व्यापार को जारी रखता है तो उसे भी संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर रूस का तुर्की पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों की जरूरतों के हिसाब से तय होते हैं। मौजूदा हालात को देखें तो रूस को तुर्की की जरूरत कहीं ज्यादा है। व्यापार के लिहाज के साथ साथ कूटनीतिक अलगाव से बचने के लिए भी। वहीं तुर्की रूस को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखता है। रूस के अलावा तुर्की के अन्य पड़ोसी भी प्रभावशाली और अधिक समृद्ध हैं, जिनमें यूरोपीय संघ और खाड़ी देश प्रमुख हैं। नेटो और रूस दोनों के साथ तुर्की के संबंधों को संतुलित करने की एर्दोगन की क्षमता उनकी विदेश नीति की पहचान है। दोनों गुटों के साथ खुले संबंध बनाए रखकर उन्होंने तुर्की को कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। बैलेंस बनाकर चलने का उनका ये काम कई मौकों पर दिखा है। इसका ताजा उदाहरण तुर्की के अंकारा में जेलेंस्की और रूस के बीच होने वाली मुलाकात ही है। दिसंबर 2019 के बाद जेलेंस्की और रूसी अधिकारियों के बीच ये पहली मुलाकात थी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।